हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एजे फिजिक्स। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिराक इक्वेशन की बातें की थी। केजी इक्वेशन हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। डिराक इक्वेशन की बात हम लोग कर रहे थे। डिराक में भी हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। लास्ट वीडियो में क्या है, मेरा साउंड आ नहीं पाया था, तो मैं आपको आज समझा दूंगा। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो से नोट डाउन कर लिया होगा जो मैं समझा रहा था। आज मैं आपको थोड़ा आगे का समझा दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या समझाया था कि हमें डिराक मैट्रिक्स समझनी है, मतलब डिराक मैट्रिसेस, डिराक इक्वेशन की बातें करनी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ छोड़ा था कि डिराक इक्वेशन क्या होती है, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन होती है पहली बात। तो मैंने आपसे कहा था कि हमको क्या करना है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन यूज़ करना है। तो ये मेरे पास था, फ्रॉम द एनर्जी मोमेंटम रिलेशन इन रिलेटिविस्टिक फॉर्म, ठीक है। तो ये आप सब जानते हो कि रिलेटिविस्टिकली एनर्जी मोमेंटम रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब इस रिलेशन से मैंने क्या करा, सी स्क्वायर का डिवाइड कर दिया। तो सी स्क्वायर का डिवाइड करते पी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर बच गया। मोमेंटम जो होता है ना बेटा, 3 डायमेंशन में क्या होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड की फॉर्म में होता है। तो जैसे यहाँ पे रफली मैं समझा दूँ आपको, तो मोमेंटम क्या होता है, आई कैप एक्स में पी एक्स, जे कैप वाई में पी वाई और के कैप जेड में पी जेड, ये आप जानते हो। तो ऐसे ही पी वन पी टू पी थ्री मैंने 3 कंपोनेंट मान लिए, पी एक्स पी वाई पी जेड की जगह। तो मैंने क्या किया कि बेसिकली यहाँ पे पी जब मैं इसका पी स्क्वायर लिखता हूँ तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर होता है। वैसे ही मैंने क्या किया, पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस पी थ्री स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पर एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर है ही सही। समेशन लगा दिया और के बराबर 1 से लेके 3 तक और पी के स्क्वायर लिख दिया। समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक और पी के स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं डिराक हैमिल्टोनियन की। तो मैंने आपको समझाया था डिराक हैमिल्टोनियन क्या होता है, सी एच इक्वल टू सी, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, एल्फा, एल्फा मतलब डिराक मैट्रिक्स डॉट पी, ठीक है ना, मतलब मोमेंटम, प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। ये मैंने आपको समझाया था पिछली बार। अब मुझे इस इक्वेशन की तरह काम करना है। तो यहाँ पर एनर्जी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। हैमिल्टोनियन भी क्या होता है, हैमिल्टोनियन भी एक प्रकार की एनर्जी होती है। तो मैंने क्या किया, इसको एनर्जी मान के इसको मैंने सी से डिवाइड करके और इसका होल स्क्वायर निकालना चाहा, है ना। तो ये जो सी है एक कॉमन ले लिया मैंने, तो ये सी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी सी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ तो बच गया एल्फा डॉट पी और यहाँ कितना बच गया, बीटा एम सी। फिर मैंने इसका स्क्वायर करना चाहा तो मैंने फिर क्या करा कि इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। होल स्क्वायर करते ही क्या हुआ, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, जैसे मान लो 2 वेक्टर्स हैं, उसके 3 कंपोनेंट अवेलेबल है, ठीक है ना। तो 2 वेक्टर्स के 3 कंपोनेंट अवेलेबल है, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो एल्फा वन पी वन प्लस एल्फा टू पी टू प्लस एल्फा थ्री पी थ्री और बीटा एम सी यही सही, और इसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलना बहुत आसान है, देखो कैसे खोलते हैं होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोलते वक्त जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर एक बार ये आएगा फिर ये आएगा फिर प्लस, फिर ये आएगा फिर ये आ जाएगा, ऐसे ही खुलता है होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर देखो, पहले इस टर्म का स्क्वायर, फिर इस टर्म का स्क्वायर, फिर इस टर्म का स्क्वायर और फिर इस टर्म का स्क्वायर आ गया। फिर एक बार ये टर्म आ जाएगी, फिर एक बार ये टर्म, फिर ये आ जाएगी, फिर इसके बाद उल्टी टर्म ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, फिर इसकी उल्टी टर्म आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, इसकी उल्टी टर्म आ जाएगी। तो ऐसे ही किया, देखो पहले मैंने इस टर्म का स्क्वायर किया, ये देख लो, फिर मैंने इस टर्म का स्क्वायर किया, ये देख लो, फिर मैंने इस टर्म का स्क्वायर किया, ये देख लो, और फिर मैंने इस टर्म का स्क्वायर किया। अब मैंने 1 बाय 1 किया, 1 बाय 1 मतलब कि इस टर्म का इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एल्फा 1 का एल्फा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एल्फा 1 एल्फा 2, फिर प्लस इसी को उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, एल्फा 2 एल्फा 1, P1 P2 को बाहर निकाल लिया। क्योंकि बेटा P1 P2 जो होता है ना, ये वैसे भी वो तो है नहीं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स नहीं है, मोमेंटम है। तो मोमेंटम को तो आगे पीछे कर सकते हैं, बट एल्फा 1 एल्फा 2 मैट्रिक्स हैं, तो मैट्रिक्स को आगे पीछे नहीं कर सकते। इसलिए
अगर अल्फ़ा 1 पहले आ रहा है मल्टीप्लाई में तो उसको पहले रखा जाएगा, और अल्फ़ा 2 बाद में आ रहा है तो उसको बाद में रखा जाएगा। फिर जब इनको आपस में उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा 2 पहले अल्फ़ा 1 बाद में आ जाएगा। सिंपल। ऐसे ही ये काम हम लोग हर जगह करेंगे। इसमें कर दिया, फिर इसमें करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऐसे करते 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 सभी का कॉम्बिनेशन ले लेंगे। तो हमारे पास जैसे 2/2 में 2 की पावर 2 की टर्म बनी तो 4 टर्म बनी थी ना, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 की पावर 2 मतलब कितनी टर्म बनेगी? 16 टर्म बननी चाहिए। और यहाँ पर आप देख लो 1 2 3 4 16 टर्म बन जाएगी, क्योंकि मैंने हर बार कॉम्बिनेशन लिया है। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखने के लिए, जैसे इन 3 टर्म की बात करूँ मैं, 1 2 और 3, इन तीनों टर्म्स को मैंने अल्फ़ा के और पी के की फॉर्म में लिख दिया। अल्फ़ा के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से लेके 3। तो ये 1 टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म, ये आ गई मेरे पास ये रही। इसको ओपन करोगे तब ये तीनों टर्म आ जाएगी। फिर मैंने क्या किया कि इस टर्म को और इस टर्म को मैंने एक साथ लिखने की कोशिश करी। कैसे लिखा? 1/2 अल्फ़ा के अल्फ़ा जे अल्फ़ा की, भी ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे आप देखोगे ना, इरेज नहीं हो पा रहा है, एनीवे बीटा स्क्वायर लिखे देते ना। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, हाईलाइटर ले लेते हैं, हाईलाइटर वर्क नहीं कर रहा, एनीवे। तो यहाँ पे आप देखो बेसिकली तो k और j इक्वल नहीं है। देखो यहाँ 1 2 आ रहा है, यहाँ 2 1 आ रहा है, क्या कहीं पर भी 1 1 आ रहा है? क्या कहीं पर भी 2 2 आ रहा है? क्या कहीं पर भी 3 3 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। हमेशा 1 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 3 1 आ रहा है, मतलब अलग अलग आ रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी, j इज़ नॉट इक्वल टू k, और 1 से लेके 3 तक वेरी करवा दिया। अब देखो मैंने यहाँ 1/2 क्यों लगाया? 1/2 लगाने की सुनो, जब मैंने j और k की वैल्यू पुट करूँगा तो देखना, जब मैं k बराबर 1 पुट करूँगा और j बराबर 2 पुट करूँगा तो 1 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 1 आ जाएगा। ठीक है, पर एक बात बताओ, क्या k को 1 लिखना उचित है? j बराबर 1 नहीं हो सकता, मतलब j भी 1 हो सकता है। तो जब मैं k को 2 लिख दूंगा और j को 1 लिख दूंगा, तो k को 2 लिख दूंगा और j को 1 लिख दूंगा, तो ये टर्म बनेगी। तो मतलब 2 बार आ रही है टर्म, 1 2 2 वाली टर्म 2 बार आ रही है। देखा, k को 1 लिखा, j को 2 लिखा, फिर अगली टर्म में मैंने k को 2 लिखा, j को 1 लिखा, तो बेटा ये टर्म 2 बार आ रही है। और यहाँ पर 1 2 वाली टर्म तो केवल एक बार ही आ रही है। देखो 1 2 वाली टर्म, 1 2 वाली टर्म, तो 1 2 वाली टर्म यहाँ पर तो एक ही बार आ रही है, और जबकि हम लोग जब ये ओपन करेंगे तो इस स्थिति में ये 1 2 वाली टर्म 2 बार आ रही है। इसीलिए वो 2 बार वाली टर्म को एलिमिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये 1/2 का फैक्टर लगाया है। 1/2 का फैक्टर लगाया है क्यों? ताकि मैं जो टर्म रिपीट हो रही है उन रिपीट टर्म को एक बार के लिए सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर पाऊँ, इसलिए मैंने ये किया है ना। तो ये वाली बात है। अब दूसरी बात समझना, एक और बात ये है कि जैसे मान लो ये है, इनको लिखना है मुझे, जैसे ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, देखो कंबाइंड फॉर्म में, है ना, क्योंकि MC है तो MC बाहर आ गया, अल्फ़ा के क्योंकि ये 1 2 3 वेरी कर रहा है तो ये अल्फ़ा के बीटा और ये आ गया, और ये P भी आ रहा था, ये P के मैंने साइड में लिख दिया। अभी लास्ट टर्म बच रही ये वाली, इसको मैंने सबसे एंड में लिख दिया, ख़त्म काम। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 5 4 4 से कंपेयर किया। 4 कौन सी वाली है बेटा? 4 ये वाली है। अब मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एनर्जी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ पर भी एनर्जी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ आराम से। और जब कंपेयर किया तो कैसे किया वो समझना। जैसे यहाँ पर पी के स्क्वायर का मल्टीपल 1 है, यहाँ पर पी के स्क्वायर का मल्टीपल कितना है?
अल्फा स्क्वायर है। तो बस ये मेरा पहला टर्म आ गया, दैट इज़ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पी जे पी के मतलब 1 2 2 1 3 1 ऐसे कोई कॉम्बिनेशन का मल्टीपल क्या है 1/2 अल्फा के अल्फा जे अल्फा जे अल्फा के। पर क्या ऐसा कोई पद यहाँ पर है क्या? नहीं, पर यहाँ पर ऐसा कोई पद नहीं है जब P1 P2 या P2 P3 हो, इसीलिए उस पद की वजह से 0 लिख दूंगा। तो मैं क्या लिखूँगा 1/2 अल्फा के अल्फा जे अल्फा के बराबर 0 पुट कर दूंगा। नेक्स्ट पद कौन सा है? पी के वाला पद है जिसमें केवल अकेला पी के हो। तो ऐसा कोई टर्म इसमें अवेलेबल है क्या? नहीं, ऐसी कोई टर्म अवेलेबल नहीं जिसमें पी के अकेला हो। इसलिए जो मल्टीपल है दैट इज़ इसका मल्टीपल क्या है? ये वाला है। तो ये मल्टीपल भी क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने बता दी। यहाँ पर आप देखोगे बीटा स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा कोई पद यहाँ है? ये रहा एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर का मल्टीपल कितना है? 1 है। यहाँ पर एम स्क्वायर सी मल्टीपल कितना है? बीटा स्क्वायर है। तो आपको शायद आपने लिखवाया नहीं, बट आप लोग यहाँ लिख सकते हो कि बीटा स्क्वायर बराबर 1 होगा। ये मैं लिखवाना रह गया था लास्ट वीडियो में ना, आप लोग अब लिख लेना। बीटा स्क्वायर 1 क्यों जाएगा? क्योंकि वो एम स्क्वायर सी स्क्वायर का मल्टीपल है। यहाँ पर भी एम स्क्वायर सी स्क्वायर का पद है, ये रहा, और इसका मल्टीपल कितना है? 1 है। इसलिए बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड फॉर्म में इस तरह लिख दिया, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये डेल्टा फंक्शन है। डेल्टा फंक्शन जो होता है ना बेटा, इसका वैल्यू क्या होता है? जे बराबर के होगा तो ये 1 हो जाएगा। आप खुद देखो, जब मैं जे बराबर के पुट कर दूंगा तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और जब जे बराबर के नहीं है तो 0 हो जाएगा। और ये वैल्यू यहाँ देखो आप, जे बराबर के नहीं है तो जे बराबर के नहीं है तो ये वाला पद आ जाएगा, और इस पद की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसको मैंने कंबाइंड फॉर्म में डिराक डेल्टा की फॉर्म में लिख सकता हूँ। फिर नीचे क्या लिखा मैंने कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा क्या है? एंटी कम्यूट कर रहे हैं इन पेयर्स। एंटी कम्यूट का मतलब ये होता है कि ए बी प्लस बी ए बराबर 0, इसे बोलते हैं एंटी कम्यूट करना। और कम्यूट करना किसे कहते हैं? ए बी माइनस बी ए बराबर 0, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस चीज़ को बोलते हैं कम्यूट करना। यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी कम्यूट करना। खुद देखो ये एंटी कम्यूट करना है ना, ए बी प्लस बी ए बराबर 0, ए बी प्लस बी ए बराबर 0, तो ये एंटी कम्यूट कर रहा है पेयर्स में। एंड आगे लिखा हुआ है देयर स्क्वायर आर यूनिटी, और उनके स्क्वायर क्या यूनिटी है? खुद देखो ये स्क्वायर यूनिटी है, ये स्क्वायर यूनिटी है ना, अल्फा 1 का स्क्वायर अल्फा 2 का स्क्वायर अल्फा 3 का स्क्वायर, ये सब यूनिटी है। ठीक है ना। हियर अल्फा आई बीटा आर कॉल्ड डिराक मैट्रिसेस, इन्हीं को हम क्या बोल देंगे? डिराक मैट्रिसेस बोल देंगे। ठीक है, विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिखा था? एक मिनट, यहाँ पे कुछ गायब हो गया। which are independent from टाइम कोऑर्डिनेट। ओके, ये लिखा हुआ है टाइम कोऑर्डिनेट, क्योंकि देख लो यहाँ पे कहीं भी टाइम का फैक्टर नहीं आया ना, तो ये कैसे इंडिपेंडेंट है? टाइम कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट। ठीक है, हैमिल्टन इज एन एनर्जी ऑपरेटर, आपको पता ही है। द एनर्जी आइगन वैल्यू मस्ट बी रियल नंबर, और आपको पता है कि जो एनर्जी आइगन वैल्यूज होती है ना, वो रियल नंबर होता है, कभी भी एनर्जी इमेजनरी नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि हैमिल्टोनियन जो होता है वो हर्मिशन होता है, ये बात आप प्रूफ कर चुके हो। और जब आपको ये पता है कि हैमिल्टोनियन जो होता है वो हर्मिशन होता है, तो इसका मतलब इसमें यूज़ होने वाली मैट्रिसेस भी सब हर्मिशन होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हर्मिशन का मतलब ये होता है कि उसका डेगर लेने पर वापस वही आ जाए। तो आप खुद देखो, अल्फ़ा के का डेगर लेने पर अल्फ़ा के आ जाएगा, बीटा का डेगर लेने पर बीटा आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये मैट्रिसेस हर्मिशन है। क्यों हर्मिशन है?
क्योंकि डिराक इक्वेशन में जो हैमिल्टोनियन है वो हर्मिशियन है, इसलिए अल्फ़ा के और ये बीटा का जो डेगर है वो 1 हो जाएगा। इनका स्क्वायर जो है वो 1 होगा, ये आप ऊपर प्रूफ कर चुके हो। इसका फिजिकल मीनिंग है इनकी आइगन वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, इसलिए। दूसरी बात ये है कि अल्फ़ा के और बीटा के जो है ना, इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये हमने प्रूफ कर दिया क्योंकि उनकी आइगन वैल्यू 1 है। ये सब हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो लास्ट में लिखा था ना क्वेश्चन कि डिराक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ लिखो, तो ये सब डिराक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ में ही आता है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में ही लिख रहा हूँ ये सब मैं, कि इनका जो इन्वर्स है ना वो एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो बहुत सिंपल प्रोसेस मैंने लगाई है कि ये हम जानते हैं ऊपर से, और इधर करेंगे तो ये इधर हो जाएगा, फिर इसको अल्फ़ा के इन्वर्स को ऑपरेट करवाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ़्ट से ही करवाना है क्योंकि ये ऑपरेटर्स हैं, लेफ़्ट राइट करने पर इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है, इसलिए आपको जहाँ से करवाना है वहीं से कराओ। तो ये करवाया ऑपरेट, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ए इन्वर्स, ए मतलब 1 होता है, तो ये 1 हो गया इसका वैल्यू, तो बीटा बराबर ये बच गया। अब एक बात है ट्रेस, ट्रेस मतलब होता है कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मतलब होता है विकर्ण अवयव, तो किसी मैट्रिक्स के अगर विकर्ण के अवयव को आप जोड़ दोगे तो ट्रेस कहते हैं। तो ये सब चीज़ें बीएससी में आप लोग पढ़ते हो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ में, तो इन बात का खास ध्यान रखें कि ट्रेस क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो ट्रेस प्रॉपर्टीज़ लगा दी मैंने, क्या लिखा मैंने, ट्रेस दैट इज़ द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अल्फ़ा के एंड बीटा मैट्रिसेस आर 0। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि डिराक मैट्रिसेस का जो सम होता है ना, सॉरी डिराक मैट्रिसेस का जो ट्रेस होता है ना वो 0 होता है। ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अब आपको। कैसे प्रूफ करेंगे, इधर देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 की बात करता हूँ मैं। ये आपने लिखा बीटा बराबर माइनस ये होता है, ठीक है, ट्रेस ले लीजिए, ट्रेस ले लिया। अब ट्रेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ट्रेस के अंदर हम मैट्रिक्स को आगे पीछे कर सकते हैं, ये इस प्रॉपर्टी से। बिना ट्रेस के आप आगे पीछे मत करो, वो गलत हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लो 1 2 3 4 है, इसका मल्टीप्लाई किया आपने 5 6 7 8 का, तो मे बी ये इसके बराबर नहीं आए कि 5 6 7 8 और यहाँ लिख दो 1 2 3 4, ये दोनों बराबर शायद ना आए एक बार को, ठीक है ना। बट जब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे, और सपोज़ मुझे नहीं पता मल्टीप्लाई बाद में कर लेना आप लोग, बट मान लो मल्टीप्लाई क्या आया कि एक बार कर ही लो, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई, 7 का 2 से मल्टीप्लाई, तो 7 दूनी 14, 14 और 5 19, ठीक है, 5 6 तो 6 और 16, 16 और 6 होते हैं 22, ठीक है, 5 दिया 15, 7 चौक 28, 28 और 15 कितने होते हैं, 28 और 15 3 4 43, और 6 दिया 18 और 8 चौक 32, 3 दूनी 6, 8 2 10 50, ठीक है। ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अब देखना ये इसकी शायद इक्वल नहीं आएगी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। लेट्स चेक इट आउट। 5 18, 6 थी 18 और 5 एकम 5, तो 18 और 5 कितने होते हैं, 18 और 5 23 होता है, 23, और इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 5 दूनी 10, 6 चौक 24, मतलब 34, और 7 एकम 7 और 8 दिया 24, 24 7 की 31, ठीक है, 7 दूनी 14 और 8 चौक 32, 7 दूनी 14, 8 चौक 32, 46, ठीक है। ट्रेस का मतलब होता, अब देखो बराबर नहीं है ना मैट्रिक्स, जब मैंने इस ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ये बिल्कुल बराबर नहीं आई जब मैंने बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, आपने खुद देखा, ठीक है।
अब मैं इसका ट्रेस लेता हूँ। ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो मतलब कहने का ये है, ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स, इनका सम करना है एक बार। तो 50 और 19 कितना होता है? 50 और 19 कितना होता है? 9 और 6 69। और इसका सम करना है एक बार। 23 और 46 कितना होता है? 9 16 आ गया ना। देखो, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेस मतलब जो होता है ना, आगे पीछे कर सकते हो आप ट्रेस। आगे पीछे करने पर मैट्रिक्स का ट्रेस चेंज नहीं होता है। बाहर अगर आप मैट्रिक्स को आगे पीछे करते हो तो वो वैल्यू चेंज करता है, तो आप आगे पीछे नहीं कर सकते। आप रेंडमली इन दोनों को आगे पीछे नहीं कर सकते हो, बट जब ट्रेस ले लोगे ना, तो ट्रेस में इनको आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। तो हो गया काम। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आपने इस मैट्रिक्स को आगे पीछे कर दिया। अल्फ़ा के इन्वर्स को इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, तो अल्फ़ा के इन्वर्स इसके पास में आ गया और इसके पास में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मिलके 1 हो गया। तो ट्रेस ऑफ बी बराबर ये है। और यहाँ पर हाँ, एक और बात है, ट्रेस के अंदर से माइनस को बाहर ले सकते हैं। तो ये माइनस बाहर ले लिया मैंने, और माइनस बाहर लेने के बाद में इधर ले गया, तो ये ट्वाइस हो गया। तो ट्रेस ऑफ बी बराबर, ये मैंने प्रूफ कर दिया कि डिराक मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? 0 होता है। मेरी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब मुझे अल्फ़ा के का भी तो देखना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या करा, अल्फ़ा के का ट्रेस चेक करने के लिए पहले मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया था अल्फ़ा के इन्वर्स से। अब मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा बीटा इन्वर्स से। तो मैंने वही काम सेम किया, उसको कहाँ गई, उसको मैंने बीटा इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया मान लो। तो मैंने बीटा इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वही बात, इन दोनों को मैंने 1 कर दिया। फिर नीचे क्या हो गया मेरा, यहाँ माइनस अल्फ़ा के बच गया, वही ट्रेस ले लिया। वही सेम काम किया, दोनों को आगे पीछे किया। ट्रेस के अंदर से आगे पीछे करते ये दोनों 1 हो गए, ये 1 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि वही ट्वाइस कर दो 0, सेम सिमिलर काम कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब उसके बाद एक चीज़ और थी कि हमें अल्फ़ा के और बीटा का ऑर्डर डिसाइड करना है। हमने ये बात तो बोल दी कि अल्फ़ा के और बीटा जो है वो मैट्रिक्स हैं, पर ये कौन सी मैट्रिक्स हैं, कैसी मैट्रिक्स हैं, क्या मैट्रिक्स हैं, वो भी तो डिफ़ाइन करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ डिफ़ाइन करने के लिए मैंने क्या किया, देखो, ट्रेस ऑफ अल्फ़ा के एंड बीटा आर 0, तो वो दोनों का ट्रेस 0 होता है। विच इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस शुड बी इवन, मतलब या तो 2/2 की होगी, या 4/4 की होगी, या फिर 6/6 की होगी, इवन डायमेंशन होगी, तभी तो उनका ट्रेस 0 आया है। ट्रेस 0 आना ये इंडिकेट करता है कि मैट्रिक्स जो है वो इवन डायमेंशन की है। इवन डायमेंशन मतलब होता है 2/2 या फिर जो भी है। सबसे लोएस्ट इवन डायमेंशन जो होती है ना, वो 2/2 की होती है। द लोएस्ट पॉसिबल डायमेंशन ऑफ अल्फ़ा के एंड बीटा आर 2/2 मान लो है। बट ये डायमेंशन जो होता है ना, ये केवल हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं पाउली मैट्रिक्स के लिए। समझना ध्यान से, हम लोग डिराक मैट्रिक्स काम में ले रहे हैं। डिराक मैट्रिक्स क्यों आई थी? स्पिन हाफ पार्टिकल्स को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि स्पिन हाफ को केजी डिफाइन नहीं कर पाया था, इसलिए हम लोगों ने डिराक को यूज़ किया। अब स्पिन हाफ की बातें आप लोगों ने एमएससी प्रीवियस में कर ली थी कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन 1/2 होती है। इसके लिए 3 पाउली मैट्रिक्स होती है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। जब आप लोग स्पिन हाफ कंसेप्ट को पहले ही पाउली मैट्रिक्स के साथ समझा चुके हो, तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि पाउली मैट्रिक्स जो होती है ना, वो नॉन रिलेटिविस्टिक होती है। क्या आपने एमएससी प्रीवियस में कहीं भी रिलेटिविस्टिक की बात करी है? रिलेटिविस्टिक का मतलब ये होता है जब पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से भागता है तो वो एक अलग रीजन में कैलकुलेशंस होती है। इसे बोलते हैं 4 डायमेंशनल स्पेस, जिसे बोलते हैं रिलेटिविस्टिक स्पेस, जिसे बोलते हैं मिन्कुअस की स्पेस। अब मिन्कुअस की स्पेस में 4 कोऑर्डिनेट वर्क करते हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स वाई जेड आई सी टी, जैसे आपने पढ़ा होगा मोमेंटम पी एक्स पी वाई पी जेड आयोटा ई अपॉन सी। तो ये मिन्कुअस की स्पेस में क्वांटिटीज़ कहलाती है, जिसे 4 फॉर्म बोलते हैं। जैसे 4 मोमेंटम, 4 फोर्स, तो हर क्वांटिटी 4 फॉर्म में काम कर जाती है, ठीक है। बट नॉन रिलेटिविस्टिक में वही क्वांटिटीज़ 3 डायमेंशनली मूव करती है। जैसे मान लो मोमेंटम हुआ तो पी एक्स पी वाई पी जेड, पोजिशन हुई एक्स वाई जेड, तो ये सब 3 डायमेंशन में होता है, तो नॉन रिलेटिविस्टिक है। तो ये हम लोग पहले देख चुके हैं
कि एमएससी प्रीवियस में 3 डायमेंशनल हम लोग वर्क कर चुके हैं पाउली मैट्रिक्स के साथ में, वो भी स्पिन हाफ कंसेप्ट के लिए था। वो क्या था? वो भी स्पिन हाफ कंसेप्ट के लिए था, इलेक्ट्रॉन के लिए था। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे हैं, यहाँ भी स्पिन हाफ की बातें कर रहे हैं। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं कि स्पिन हाफ के लिए 3 डायमेंशनल सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड हम लोग कर चुके हैं, और वो 2x2 की मैट्रिक्स होती है। ये भी आपने प्रूव कर लिया। आपको पता है सिग्मा एक्स क्या होता है, आपको पता है सिग्मा वाई क्या होता है। ये सब 2x2 की मैट्रिसेस होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2x2 डायमेंशन नॉन रिलेटिविस्टिकली डिसाइड कर ली गई है। तो हम लोग 2x2 की डायमेंशन डिसाइड नहीं करेंगे। अब आगे देखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब वी नीड टू मोर कंक्लूजन, हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। सो फॉर दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्फा एंड बीटा, हमें क्या करना पड़ेगा? एल्फा और बीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वी रिक्वायर 4 मैट्रिसेस। जैसे अपन ने पोजीशन के 4 कोऑर्डिनेट लिखे, मोमेंटम के 4 कोऑर्डिनेट लिखे, ऐसे हमें मैट्रिक्स भी 4 फॉर्म में चाहिए होगी। और वो कौन सी होगी 4 फॉर्म? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और बीटा। इस तरह से हमने 4 फॉर्म बना दी इसकी। और ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 4 कॉम्बिनेशन है। ये अल्फ़ा की का ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ये बीटा का पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो इस अकॉर्डिंगली हमने अल्फ़ा की और बीटा को डिफ़ाइन कर दिया। देखो आप, जब आपने अल्फ़ा की को डिफ़ाइन किया तो 0 लिखा मैंने, तो 0 मतलब ये 0। फिर आपने सिग्मा 1 लिखा, मतलब पहली पाउली मैट्रिक्स। तो पहली पाउली मैट्रिक्स आप जानते हो ये होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये मैंने पहली पाउली मैट्रिक्स लिख दी, सिग्मा 1। फिर सिग्मा 1 लिखा, ये सिग्मा 1 लिखा, फिर 0 लिखा, ये 0 लिख दिया। तो ये पॉसिबल क्या हो गया? मेरे पास 4x4 की मैट्रिक्स बन गई। आप खुद देखो ये कितने की 4x4 की मैट्रिक्स बन चुकी है। इसी प्रकार से सिग्मा 2 के बेसिस पे हमने दूसरी पाउली मैट्रिक्स देखी, दूसरी डिराक मैट्रिक्स देखी। तो अल्फा 2 सेकंड डिराक मैट्रिक्स बराबर क्या हुआ? 0 सिग्मा 2 0। मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो ये 0, ये सिग्मा 2 मतलब सेकंड पाउली मैट्रिक्स, और ये सिग्मा 2 और ये 0। अल्फा 3 लिखा मैंने, 0 सिग्मा 3 0। तो ये 0, ये सिग्मा 3 और ये सिग्मा 3 0। ठीक है, तो ये सिग्मा 3 होता है थर्ड पाउली मैट्रिक्स, ठीक है ना। और बीटा बराबर आप लोगों ने ऊपर लिख ही लिया, बीटा बराबर क्या था? यूनिटी मैट्रिक्स 0 0 और माइनस यूनिटी मैट्रिक्स। वही काम मैंने यहाँ किया, यूनिटी मैट्रिक्स 0 0 और माइनस यूनिटी मैट्रिक्स। तो ये काम मैंने डिफाइन कर दिया, अल्फ़ा की और बीटा को मैंने समझा दिया आप लोगों को, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको समझना है। अब आपको अगला टॉपिक पढ़ा दूँ मैं, दैट इज़ द करंट डेंसिटी क्या होती है अकॉर्डिंग टू डिराक इक्वेशन। आप लोगों ने केजी इक्वेशन में पढ़ी ना करंट डेंसिटी, वैसे ही आपको पढ़नी है डिराक के अंदर भी। तो हेडिंग दो, करंट डेंसिटी अकॉर्डिंग टू डिराक थ्योरी। जैसे अपन ने केजी में काम किया था ना, वैसे ही काम अपन को डिराक में करना पड़ेगा। यहाँ पे पैकेट में लिख लो, डिराक इक्वेशन इन कंटिन्यूटी फॉर्म। मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। देखो बहुत सिंपल सी बात है, कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब कि वही जिससे करंट डेंसिटी अपन डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं, वो सब। तो वही बात है, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, वह आप जानते हो, रो इज इक्वल टू क्या होती है। अब यहाँ पे n पार्टिकल्स की बात करूँ तो n बराबर 1 से लेके n तक साइन स्टार साइन होती है, इसी को तो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना।
साइन स्टार साइन को तुम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब एन पार्टिकल्स के लिए हमने ऐसे लिख दिया, और कुछ नहीं है। तो 1 से लेके एन तक ये मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं साइन स्टार साइन की फॉर्म में, ठीक है। और आप अगर इसको नेचुरल फॉर्म में लिखते हो, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हो, तो मैट्रिक ये तो एन पार्टिकल का इंडिविजुअल फॉर्म है। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ, अगर मान लो हमारे पास साइन जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में है, क्योंकि डिराक इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में होती है। तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा, डेगर। डेगर मतलब होता है रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, साथ में कॉन्जुगेट भी, मतलब आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट करना। तो आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट करना, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। सो वेयर साइन डेगर denotes the Hermitian conjugate Hermitian conjugates Hermitian adjoint, Hermitian एडजॉइंट ऑफ साइन। साइन का हर्मिशियन एडजॉइंट है ये। जैसे ए डेगर ए होता है, ए डेगर होता है वही। एंड हैव अ मैट्रिक्स, एंड हैव अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स फॉर्म में है ये। कंसिस्टिंग ऑफ रो, कंसिस्टिंग ऑफ रो, जिसमें रोज भी हैं, एंड कॉलम, कॉलम भी है। नाउ वी राइट डिराक इक्वेशन। अब आप लोग को डिराक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। नाउ वी राइट डिराक इक्वेशन। आप लोगों ने समझ लिया ऊपर डिराक इक्वेशन क्या होती है, वही है ई साइन। ई साइन मतलब कि आयोटा एच कट, ई साइन बराबर एच साइन। एच मतलब डिराक हैमिल्टोनियन, ये भी हम लोग ऊपर लिख चुके हैं। ये के वेरी करता है अल्फा के एंड डेल्टा एक्स के प्लस, देखो ये क्या चीज़ लिखी मैंने, आप लोगों ने लिखा ना डिराक हैमिल्टोनियन। मैं आपको समझा दूँ ये कहाँ से आया। ई, ये तो ई साइन है, दिस इज सिंपली ई साइन। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये एच साइन है, ये एच साइन है। एच साइन यही है जो मैंने लिखा है ना, ये एच साइन है। ये एच साइन क्यों है देखना, एच बराबर मैंने आपसे कहा था ना सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर होता है। तो ये बीटा एम सी स्क्वायर तो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो अल्फ़ा होता है वो 3 तरह से वेरी करता है। अल्फ़ा के 3 फॉर्म होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, इसलिए अल्फ़ा के। ये साइन को बाहर निकाल लो तो अलग चीज़ है, बट पी बराबर मैंने क्या करा, आयोट माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स की होता है, क्योंकि ये 3 तरह से वेरी करेगा। तो मैंने पी का वैल्यू यहाँ जैसे पुट किया ना, वो यही चीज़ है। तो सी तो ये रहा वो सी। आयोटा को नीचे ले जाओगे तो माइनस आयोटा को क्या करना पड़ेगा, प्लस आयोटा। तो आयोटा को मैं नीचे ले गया, और एच कट सी, और ये कितना होगा अल्फ़ा के, और ये डेल अपॉन डेल एक्स, ये पी का वैल्यू हो गया। ये डिराक हैमिल्टोनियन से मैंने क्या लिख दिया, डिराक इक्वेशन लिख दिया। वो सिंपल सा है, ई साइन बराबर ऐसा ही है। और आपको एच मतलब कि डिराक हैमिल्टोनियन की वैल्यू लेनी पड़ेगी ना। इक्वेशन नंबर 2, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन कैसे लें। तो देखो मेरी बात सुना, अगर तुम लोग CSIR नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मुझे कॉल करना 9928989140। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि मैं CSIR नेट का प्रिपरेशन कैसे करवाता हूँ। तो आपको बता दूंगा, है ना, कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, क्या चार्जेस हैं,
कैसे आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये सारी बातें मैं बता दूंगा आपको ना। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसका डेगर लेता हूँ। सो टेकिंग डेगर, डेगर का मतलब होता है आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर देना, रो टू कॉलम में आ जाना। अब जैसे मान लो आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आयोटा एच कट, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा डेगर। ऐसे यहाँ पर आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर दोगे तो यहाँ माइनस आयोटा आ जाएगा, समेशन ऑफ के, और ये हो जाएगा। हाँ, और डेगर करने के बाद में ये भी याद रखना कि ए और बी का डेगर करते हो तो पहले बी डेगर आता है फिर ए डेगर आता है ना। तो ऐसे ही पहले यहाँ पे डेल साइन अपॉन डेल एक्स के आ जाएगा पहले इन द डेगर फॉर्म, और साथ में एल्फ़ा के आ जाएगा। याद रखना एल्फ़ा के का डेगर एल्फ़ा के ही होता है, ये हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि एल्फ़ा के का डेगर एल्फ़ा के ही होता है क्योंकि वो हर्मिशियन होता है प्लस। फिर इसके बाद में क्या है, एम सी स्क्वायर आई गया, वही बात है बीटा यहाँ पर साइन डेगर आ जाएगा, और बीटा डेगर बीटा के बराबर ही होता है तो कोई इशू नहीं है, बीटा डेगर बराबर बीटा ही होता है, ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं। अब जैसे आप लोगों को पता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल इक्वेशन को साइन डेगर से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन डेगर वाली को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और सबट्रैक्ट कर देते हैं, वही काम करना है। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है साइन डेगर से, फिर सबट्रैक्ट करना है इक्वेशन 3 से विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन। देखो पहली टर्म क्या बनेगी, आयोटा एच कट इसको इससे माइनस करो तो माइनस माइनस प्लस, आयोटा एच कट बराबर यहाँ पर एच कट सी है अपॉन आयोटा समेशन ऑफ के एल्फा के, ब्रैकेट लगा दो, ये आप माइनस करोगे तो दोनों में एक ही टर्म आएगी ना सेम। तो ये आपको साइन डेगर से मल्टीप्लाई करना है डेल साइन अपॉन डेल एक्स को, और इसको आपको साइन से मल्टीप्लाई करना था ना, ये प्लस हो जाएगा बिकॉज ये माइनस था यहाँ पे, तो इस माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस, ठीक है। साइन और डेल साइन डेगर अपॉन डेल एक्स के, मतलब इस टर्म का हिसाब किताब हो चुका है। अब लास्ट की टर्म बची तो नीचे आ जाओ, प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साइन साइन डेगर प्लस, सॉरी माइनस का है ना, माइनस आएगा, बीटा एम सी स्क्वायर साइन डेगर साइन। खैर ये दोनों सेम टर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन डेगर साइन को साइन साइन डेगर लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। अब इसके बाद में नॉर्मली क्या करना है, हमें आयोटा एच कट जो है ना, एच कट से एच कट को काट देना है, और साथ में इस आयोटा को यहाँ ले जाओगे उठा के तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ये भी एच कट ये भी कट जाएगा, और तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो इस माइनस वाले फैक्टर को जब RHS में ले जाएंगे तो प्लस में बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ये मेरे पास क्या बन गया, डेल अपॉन डेल टी साइन डेगर साइन, क्योंकि आप इसको खोलोगे ना इसको तो ये दो टर्म बनेगी। पहले इस टर्म को अवकलित करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट, इसको डिफ्रेंशिएट किया ये कांस्टेंट, फिर बाद में इसको कांस्टेंट लगा और इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ये दो टर्म बन गई। माइनस में बनी थी इसलिए जब RHS में लेगा तो प्लस में हो जाएगी ये, यहाँ पे C बच जाएगा अकेला, समेशन ऑफ के डेल अपॉन डेल एक्स के। यहाँ पर भी दोनों टर्म को कंबाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन डेगर अल्फा के और साइन बराबर 0। क्यों, क्योंकि ये दोनों
एक साथ पलटी हो जाए, और अल्फ़ा के तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएशन के अंदर ले लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 4, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर क्या है, हम ये बात जानते हैं चूँकि अल्फ़ा के डे के बराबर क्या होता है, अल्फ़ा की होता है, और बीटा डे के बराबर क्या होता है, बीटा होता है, इसीलिए ये लाइन आपने ऊपर यूज़ करी है, तो इसको यूज़ करते वक्त लिख जरूर देना है ना। अब आगे देखो, दिस इक्वेशन इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। इज लाइक कंटिन्यूटी। आप लोगों को पता है क्या होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ डिराक। देखो कैसे करोगे, आपको ये बताया कि डेल रो अपॉन डेल टी ऐसा कुछ होता है, प्लस ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा ऊपर, इस तरह की इक्वेशन दिख रही है आपको। ये भी 3 डायमेंशन होता है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ये भी 3 डायमेंशन है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। तो क्या हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे रो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, और जे होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, है ना। इस तरीके से अब कंपेयर कर लो दोनों को, कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5। तो देखो यहाँ पर डेल अपॉन डेल टी का मल्टीपल है ये, यहाँ पर डेल अपॉन डेल टी का मल्टीपल रो, तो रो बराबर कितना हो गया, साइन डेगर साइन, ये तो मैंने आपको पहले बताया था, हो जाएगा। यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, क्योंकि के 3 बार वेरी करता है ना। ये भी क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, तो इसका मल्टीपल जे है, तो वो जे ये रहा, तो जे में सी भी आ जाएगा, सी लिख दो, और साइन डेगर अल्फ़ा के और साइन लिख दो ना। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन 6 हो गया, जिसमें अपन ने डिफाइन कर दिया। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6, सॉरी इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 और 4, एक काम करो तुम, एक काम करो, इक्वेशन 5 को कर दो इंटीग्रेट होल स्पेस में। होल स्पेस का मतलब ये होता है कि कंप्लीट स्पेस में, तो मोमेंट पूरे वॉल्यूम में, और इंटीग्रेटिंग इन होल, होल मतलब समस्त, संपूर्ण आकाश में। तो मैंने किया, तो ये डेल रो अपॉन डेल टी को मैंने कंप्लीट वॉल्यूम में इंटीग्रेट कर दिया, तो डेल रो अपॉन डेल टी, और होल स्पेस का मतलब ये हुआ D3 वॉल्यूम स्पेस और के, और इसको भी इंटीग्रेट किया मैंने, इसको मैं RHS में ले गया, तो माइनस डेल डॉट जे और D3 एक्स के कंप्लीट स्पेस में कर दिया। अब आपको पता है कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, और यहाँ पर डाइवर्जेंस लगा है, तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम काम में ले लो। उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई वेक्टर होता है ना, उसका डाइवर्जेंस है और वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो इसको हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो ये वैसा ही है, डाइवर्जेंस है किसी वेक्टर का और यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो इसको हम सरफेस में चेंज कर सकते हैं आराम से। ठीक है। सो इफ सरफेस इज एक्सपेंडेड अप टू इन्फानाइट, अगर मान लो मैंने सरफेस को एक्सटेंड कर दिया इन्फानाइट तक, सो इफ क्लोज कर लो, इफ सरफेस इज एक्सपेंडेड अप टू इन्फानाइट, मान लो आपने सरफेस को इन्फानाइट तक एक्सपेंड कर दिया, ये क्लोज होता है, मतलब सरफेस को क्लोज करने पर वॉल्यूम बनता है,
इसे बोलते हैं गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, कि सभी सरफेस को अगर क्लोज कर दोगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। जैसे एक कमरा है तो इसमें 6 सरफेस हैं, मतलब 6 दीवारें हैं, 1 2 3 4 ऊपर नीचे 6, तो इसको मैंने बंद कर दिया तो वॉल्यूम बन गया। तो सरफेस को वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर है। तो अगर सरफेस को मैंने इनफाइनाइट तक एक्सपेंड कर दिया, देन RHS विल बी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि वो क्लोज्ड इंटीग्रल है सरफेस का। सरफेस जब अनंत तक चली जाएगी ना तो बंद नहीं रह पाएगी, वो खुल जाएगी। तो बंद सरफेस का इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना हो जाएगा? डेल रो अपॉन डेल टी, ये भी जीरो हो जाएगा। अब देखो एक बार बताओ, अगर ये चीज़ जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि आप जिस स्पेस में वर्क कर रहे हो तो जीरो होगा नहीं। तो जीरो कौन सा होगा? इसका मल्टीपल जीरो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया रो जो है वो कांस्टेंट। तो इसका एक फिजिकल मीनिंग है बेटा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। मतलब साइन डेगर साइन जो होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। सो हियर साइन डेगर साइन इज पॉजिटिव। देख लो आप, पॉजिटिव आ रहा है ना, hence the probability density is also positive, hence the probability density also positive. Due to this behave definite positive density. Dirac equation behaves as a definite positive density, मतलब due to this it behave like definite पॉजिटिव डेंसिटी। ये कमी केजी इक्वेशन में थी, आपको याद है? केजी इक्वेशन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है ना वो नेगेटिव आ रही थी। और मैंने आपसे कहा था कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी जो होती है ना बेटा, वो 0 से 1 के बीच में होती है, वो कभी नेगेटिव में नहीं जाती है। और हम लोग ने देखा था कि केजी इक्वेशन में जो प्रोबेबिलिटी है ना वो नेगेटिव में जा रही थी। यहाँ पर वो कमी पूरी हो गई। अब यहाँ देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है ना वो पॉजिटिव में आ चुकी है और हमेशा ये पॉजिटिव में ही रहेगी। तो ये कमी किसने दूर कर दी? ये कमी दूर कर दी किसने? डिराक ने। तो डिराक इक्वेशन का ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि थी कि उसने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को एक पॉजिटिव नंबर की फॉर्म में डिफाइन कर दिया। ठीक है ना? तो ये चीज़ होती है तुम्हारे पास, है ना? तो चलिए, एक सवाल और कंप्लीट हुआ। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक अब पढ़ेंगे अपन कल। और आप लोग इस चैनल को लोगों को बता दो, और अनअकैडमी के बारे में जानना हो तो मुझे कॉल कर लेना, है ना? बाय बाय।